लास्ट टाइम हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल हमने डिफाइन कर लिया था और हमने उसके लिमिटेशंस भी देखे। लिमिटेशंस क्या थे उसके कि भाई वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब कोई मॉडल अगर एटम स्टेबल है बिकॉज दे एग्जिस्ट देन दैट मींस दे आर स्टेबल, लेकिन अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग और मिसिंग इन द मॉडल, ठीक है। तो ये कहानी है, ये जो पेन ये 1911 में शुरू हुआ, 1913 में खत्म हुआ, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, 1913 में बोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो इन 2 सालों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से हमें लगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग एंड व्हिच कैन बी एडेड और मे बी अ न्यू मॉडल कैन बी प्रपोज्ड, ठीक है। तो वो 2 मॉडल्स क्या थे, तो ये है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। बोर्ड के मॉडल में के डेवलपमेंट के लिए जो उस टाइम पे उस 2 सालों में डेवलपमेंट्स हुए वो क्या थे, ठीक है। द फर्स्ट डेवलपमेंट वाज दैट डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दिस वाज कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। वो कैसे हुआ, तुम देख सकते हो फिनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा वर एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल या अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नॉट लाइट, ठीक है जी। सेकेंड इसी में पार्ट में लिख लो लाइट और लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर द सेम, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर द सेम। सेकंड पॉइंट जो सेकंड डेवलपमेंट है वो है कि 1885 में बाल्मर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक ऑब्जर्व किया, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम क्या है वो थोड़ा आगे ही बताऊंगा, लेकिन बाल्मर ने 1885 में ये एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। अब वो स्पेक्ट्रम इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, और जिसने उसे थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया वो कैसे किया, बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। तो सेकंड डेवलपमेंट देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर्स could only be explained by assuming quantized energy levels of electron in an atom। किसी एटम के अंदर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन से क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होनी चाहिए। ये क्वांटाइज्ड क्या है और ये एनर्जी लेवल्स क्या है थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये 2 डेवलपमेंट्स है, कोई अगर तुमसे पूछे स्कूल में तो तुम इसका एज एन आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। उस फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि डुअल नेचर की बात हुई, ठीक है। तो डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ, दैट light has both wave like properties and particle like properties, wave like and particle, ठीक है। अब वेव लाइक और पार्टिकल लाइक से पहले एक चीज बता देता हूं, जो पार्टिकल कैरेक्टर है लाइट का दैट वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसको लिखने से पहले लिखना कि न्यूटन्स कॉर्पस या पार्टिकल नेचर करके लिखना हेडिंग, और उसमें लिखना पार्टिकल नेचर वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन इन हिज कॉर्पस्कुलर का स्पेलिंग होता है ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, in which he assumed light to be made up of a stream of corpuscles of light, ठीक है। That theory could explain that theory could explain reflection and refraction of light, but could not explain interference and diffraction of light, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिख लेना उसमें, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात हो रही है। ये प्योर वेव लाइक प्रॉपर्टीज है लाइट की, जब तुम ऑप्टिक्स पढ़ोगे 12th में, ठीक है, वो भी फिजिक्स में नॉट इन केमिस्ट्री, तब तुम्हें और डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो 2 मैंने बोले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दे कुड बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड diffraction and interference could not be explained by assuming particle nature of light but could be explained by assuming wave nature of light, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। वेव लाइक और पार्टिकल लाइक इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, अच्छा ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, कैसे वो बता दो। पहले अज्यूम करो कि जैसे इस रूम की बात लेते हैं, यहाँ जिस रूम में तुम बैठे हो इस रूम की बात कर लेते हैं, तुमने कोई सॉन्ग लगाया या हल्का सा कोई म्यूजिक लगाया, तो मतलब तुम उसको सुन सकते हो, कितना ऑडिबल होना चाहिए, तो तुम उसको सुन सकते हो कहीं पे भी लगाया हो रूम में, तो यू विल बी एबल टू हियर इट इफ द वॉइस या वॉल्यूम इज लाउड इनफ होगी तो सुन लोगे, है ना। तो कहीं भी कोने में भी रूम में रखी हो तो भी तुम सुन सकते हो, जो दीवार पे चिपक रही है वो भी सुन सकती है, जो बेड के नीचे कॉकरोच होगा वो भी सुन सकता है, ठीक है। तो एवरीबडी इन द रूम कैन हियर इट बिकॉज इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक। बट दिस पेन इट्स नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, इट्स प्रेजेंट इन दिस स्पेस ओनली, इसी स्पेस में है। ये साइमल्टेनियसली वहाँ नहीं मिलेगा, वो साइमल्टेनियसली वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वेव क्या है, साइमल्टेनियसली मैं भी सुन सकता हूँ, कॉकरोच भी सुन सकता है और चिपकली भी सुन सकती है, ठीक है। सो यू कैन से वेव लाइक प्रॉपर्टी, लिखो वेव लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके नीचे लिखना प्रेजेंट एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। पहला पॉइंट लिखना
प्रेजेंट इन ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, और पार्टिकल नेचर में क्या होगा, प्रेजेंट एट अ सिंगल और सेवरल पार्टिकल्स पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है जी। अब इसको देखो कि क्योंकि वेव है, उसको जितने पॉइंट्स अवेलेबल थे उसमें सारे के सारे पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर लिए, है ना। लेकिन पेन को क्या है, पेन को कुछ ही पर्टिकुलर पॉइंट्स उसने ऑक्यूपाई किए, बाकी सब तो खाली है। तो यू कैन राइट दैट waves can be present at every point, waves can be present at every point while, यहाँ पे जब सेकंड पॉइंट लिखोगे, while particles can take up only certain positions in space। ठीक है, तो इसको बोल या इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका, या इसी में एक्सप्लेन करने का मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तुम्हें ये सारी स्पेस अवेलेबल है, तो साउंड और वेव्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस, दैट मींस दे कैन ऑक्यूपाई कंटिन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, और दे कैन गिव कंटिन्यूअस वैल्यूज, जबकि जो पार्टिकल होगा, दैट नॉट दिस वन पार्टिकल होगा, दैट विल ऑक्यूपाई सेवरल स्पेसेस, लाइक सम स्पेसेस ओनली, सम स्पेसेस ओनली। ठीक है, तो क्योंकि वो कंटिन्यूअस वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है या कंटिन्यूअस वैल्यूज को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हम कहेंगे दैट इट शोज अ कंटिन्यूअस पैटर्न, व्हाइल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द पॉइंट्स और ऑल द स्पेस, दे विल शो डिसकंटिन्यूअस पैटर्न। तो इसमें लिखो, इट कैन बी सेड दैट वेव्स टेक ऑल द वैल्यूज और कंटिन्यूअस वैल्यूज, है ना, या तो सारी होगी, जैसे कह सकते हैं कंटिन्यूअस वैल्यू ले रहा है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स कैन टेक अ फ्यू सिंगल और अ फ्यू डिस्क्रीट वैल्यूज। ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट को जो मैं बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, ये ध्यान रखना है भाई, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हो तुम, टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मतलब जो कि थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करे, पूरे सारे के सारे पॉइंट्स को ऑक्यूपाई ना करे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक फिसल पट्टी है, स्लाइड है। ठीक है जी, अगर तुम स्लाइड पे जाते हो, लेट्स से ये 5 फीट है, ज़्यादा बड़ी लेते हैं, 5 फीट के आसपास होती है। एक बच्चा है जो कि यहाँ से उसके फिसल के, ठीक है, आ रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हर या किसी भी पॉइंट पे देखो, तो इट कैन ऑक्यूपाई ऑल दी वैल्यूज, इट कैन टेक ऑल दी वैल्यूज, ये सब पॉइंट्स को कवर करता हुआ आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो यही 5 फीट की हाइट है, ठीक है, यही 5 फीट की हाइट है मान लो, ठीक है, तो एक एक फीट की मान लो यहाँ पे सीढ़ियां हैं, तो अगर वो बच्चा यहाँ से उतरेगा तो वो 5 फीट ले सकता है, 4 फीट एज अ वैल्यू ले सकता है, 3 फीट एज अ वैल्यू ले सकता है, 2 फीट एज अ वैल्यू ले सकता है, या 1 फुट एज अ वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और फिर 0 पे आ जाएगा। तो उसने यहाँ पर अगर देखो तो उसने सिर्फ 5 डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज ली हैं, यहाँ पे उसने सारी की सारी वैल्यूज, सारे के सारे हाइट्स कवर करता हुआ वो आया। डिड यू गेट दिस? ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो मैंने जो पेन और ये साउंड वेव्स का, म्यूजिक का एग्जाम्पल दिया था रूम में, वो ध्यान रखना कि वेव कैसी हो सकती है और पार्टिकल कैसा हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स, या वेव के बारे में बात करते हैं। तो लिखो वेव, व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर, wave is a mode of transfer of energy without transfer of mass. Wave is a mode of transfer of energy without transfer of mass. वेव दो प्रकार की होती है, तुमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा। और वेव जो दो प्रकार की होती है, पहली वेव जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ये थोड़ा बहुत तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। ठीक है, अगर मैं वेव की बात करता हूँ, मैं वेव की बात अगर करता हूँ तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करता हूँ, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स। ठीक है, देखो अगर मान लो ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना, या डायरेक्शन ऑफ वेव है, इसको डायरेक्शन ऑफ वेव कहेंगे। इस डायरेक्शन ऑफ वेव में अगर मान लो जो भी चीज वेरी कर रही है वेव के लिए, अगर वो इसी डायरेक्शन में वेव वेरी कर रही है, तो हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। ठीक है, तो लिखो ऑसिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी और पार्टिकल्स, in the same direction as the direction of wave। डायरेक्शन ऑफ वेव के डायरेक्शन में ही उनका
वेरिएशन होगा, है ना। आगे जैसे क्या होता है साउंड वेव्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल ले साउंड वेव्स का, इसको अगर तुम्हें दिखाना हो ना तो तुम इस तरीके से ना दिखा के, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया तो इस तरीके से दिखा सकते हो कि इसका जो वेरिएशन होता है वो इस तरीके से होता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या है साउंड वेव्स में तुमको हम कहते हैं कि जैसे मैंने कुछ बात कही तो मेरे मुंह के आगे के जो पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ स्पंदन पैदा हुआ, ठीक है, ऑसिलेशन पैदा हुआ, और वो ऐसे ही पार्टिकल्स को काइंड ऑफ ऑसिलेट करते करते तुम्हारे कान तक पहुंच गया, यू कुड हियर इट, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि प्रेशर वेरिएशन होता है, तो तुम कह सकते हो दैट आइदर प्रेशर इज वेरिंग और पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा साउंड वेव्स हो गया। अब जो दूसरा है जो कि तुम ज्यादा फेमिलियर हो गए, तुमने एक स्ट्रिंग का एक्सपेरिमेंट देखोगे, एक दीवार पे तुमने धागा बांधा या रस्सी बांधी हो और तुम उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो हाथ से पकड़ के, ठीक है। आजकल तो वो कुछ वीडियोस भी आते हैं जिसमें ये बॉडी बिल्डर्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ऐसे ऐसे करके अपने इसको रोप को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हालांकि ये मूव नहीं कर रही है, बट अगर मान लो कोई वेव ऐसी हो जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर लाइट वेव्स की बात करें वो भी इस तरीके की होती है, ठीक है। तो तुम ट्रांसवर्स वेव्स की बारे में लिखो, ऑसिलेशंस ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी और पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। दोज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स। तुम एक ये नॉर्मल से एग्जांपल बना सकते हो, और एग्जांपल के तौर पे तुम लिख सकते हो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है जी, क्लियर ये बात। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होगी, ये अब ट्रांसवर्स वेव्स को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, इसका जेनेरिक जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी ट्रांसवर्स वेव का कैसा होता है वो देखो भाई, ये तुम्हारा ये साइनयूसॉइडल टाइप दिख रहा है ना, ये साइन वेव टाइप है ना, ठीक है। तो ओके, तो इसमें ये जनरल है, हर एक वेव ऐसी नहीं होगी ट्रांसवर्स, बट बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। देखो भाई, ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, ये क्या है, चोटियां हैं और ये खाइयां हैं। तो इस चोटी को हम कहते हैं क्रेस्ट, इसको भी हम कहेंगे क्रेस्ट, और इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ओके, नाउ इसमें ये तो क्रेस्ट होगी, ये ट्रफ होगी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है दो क्रेस्ट के बीच में, या मान लो चलो ठीक है दो ट्रफ के बीच में भी वही डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इन सारे को हम डिफाइन करेंगे आज, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, ये हो गया तुम्हारा, ये जो ऑसिलेशन है इसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ऑसिलेशन की, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है जी। क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। अच्छा, तो अब इसको डिफाइन करते हैं धीमे धीमे, सिंपल सी बात है। ये दिस वाई और एक्स एक्सिस का, ये टाइम भी हो सकता है, ये स्पेस भी हो सकता है, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ये समझो कि कोई क्वांटिटी जो है वो ऐसे वेरी कर रही होगी, मतलब वाई एक्सिस के अलाउंग वेरी कर रही होगी, और जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा वो एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि एक्स और वाई दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लिखे हैं व्हाट इज अ क्रेस्ट, ठीक है, तो क्रेस्ट पे लिखो हाईएस्ट पॉइंट और द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, ठीक है, ऑफ द वेव। ट्रफ के लिए लिखो ट्रफ बॉटम मोस्ट और द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव, ठीक है, क्लियर होगी बात। नाउ राइट वेवलेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, एक के बाद एक, इसके बाद भी एक और आएगी ना, उन दोनों के बीच में, मतलब इसके और उसके बीच में नहीं, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में, ठीक है जी। तो लिखो the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called wavelength, ठीक है। after that distance the wave starts replicating itself। देखो इससे इस डिस्टेंस के बीच में can you see that there is no two particles which have same kind of a property। लेकिन तुम यहाँ देखो, इसके इस पॉइंट के बाद में जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। वेवलेंथ जो होती है इसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो लिख लिया, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड इट्स यूनिट्स आर, ठीक है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को मैंने किससे बताया था, तुम्हारा लैम्डा से, और इसकी यूनिट होगी आइदर मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इसमें तो बहुत रेयरली होती है लेकिन इसमें जरूर होती है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में,
क्योंकि बहुत छोटी होती है ना लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये होती है। इन जनरल मीटर सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, लेकिन तुम लाइट की बात कर रहे हो तो उसमें ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होंगी लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई, गॉट इट, ओके। नाउ राइट अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड तुम देख रहे हो हाइट ऑफ द क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट, हाइट ऑफ द क्रेस्ट। क्रेस्ट की जो हाइट है वो तुम्हारी एम्पलीट्यूड है। तो लिखो एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? और ठीक है, ये तो तुमने एम्पलीट्यूड के बारे में लिख लिया। नेक्स्ट लिखो वैसे भी अगर ये हाइट की बात कर रहा है या डेप्थ की बात कर रहा है तो इसकी यूनिट भी मीटर्स में होगी, गॉट इट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये फ्रीक्वेंसी हालांकि शायद तुमने पहले कभी ये पढ़ा हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी वेव्स पर सेकंड जा रही हैं, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं हाउ वुड यू डिफाइन इट, तो दैट पर्टिकुलर जो मैंने अभी बात बोली दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज। सो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ waves, number of waves passing through a particular point in space per unit time। एक सेकेंड या जो भी यूनिट हम तुम लेना चाहते हो, एक सेकेंड के अंदर कितनी पर यूनिट टाइम लेंगे, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, पर यूनिट पॉइंट इन स्पेस पर यूनिट टाइम। तो किसी भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे तुम ये वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से कितनी वेव्स पर यूनिट टाइम पास हो रही है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये अपंगसा है, वी होता है ना, वी, ये थोड़ा अपंगसा है, इसको पोलियो रखा है, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नाम के किसी एक जो ग्रीक अल्फाबेट्स है उससे रिप्रेजेंट होती है। अगर तुम इसकी यूनिट देखो तो यूनिट इसकी एक डिफाइंड यूनिट है जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं, लेकिन हर्ट्ज को भी हम पर सेकंड के हिसाब से बोल सकते हैं, पर सेकंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको साइकिल्स पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है जी, ये कुछ नहीं है। अच्छा, इससे एक चुटकुला सुना है, याद आएगा तो। फ्रीक्वेंसी का कलर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का कलर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का कलर होता है पर्पल। कैसे? फ्रीक्वेंसी मींस पर सेकंड, सेकंड को हम क्या बोलते हैं? पल, ठीक है, तो पर पल, ठीक है जी। ओके, तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गई, सॉरी फॉर दैट, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब एक लास्ट चीज है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या है? वेव नंबर ये कहना चाहता है कि कोई एक यूनिट ले लो, चाहे 1 मीटर ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, उसके अंदर से कितनी वेव्स, मतलब कितनी वेव्स बन सकती है। तो जैसे अगर किसी वेव की वेवलेंथ है आधा सेंटीमीटर, तो मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, तो तुम बोलोगे सर 2, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितनी होंगी, तुम कहोगे 200। ये कैसे आया वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो भाई, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर है, उसमें आगे लिखो वेव नंबर के आगे नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। तो अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी का छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी बोलना चाहो। ये भी थोड़ा सा पोलियो का शिकार है और इसके ऊपर एक बार रखा है, ये थोड़ा बड़ा भाई है, ज्यादा भार है इसके ऊपर, ठीक है। ये न्यू बार नाम से जाना जाएगा, न्यू बार। कुछ लोग इसको वी बार भी लिखते हैं, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में भी वी बार करके है, तो चाहे तुम न्यू बार बोलो चाहे वी बार बोलो, डजंट मैटर। इसके ऊपर अगर ऐसे रखा हुआ है डंडा, तो समझ जाना कि ये वेव नंबर की बात हो रही है, ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या है? देखो भाई, ये इसने क्या बोला? पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर मीटर और पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अगर तुम इसके और लैम्डा के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो ये आएगा, जो मैंने अभी तुमको 2 सवाल बोले थे उसमें उसका आंसर कैसे आएगा? अगर हाफ सेंटीमीटर है ना, तो हाफ सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? हाफ सेंटीमीटर को अगर मैं 1/1/2 आएगा, 2 पर चला जाएगा तो क्या आएगा? 2 पर सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में 2 वेव्स हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ 1 मीटर में कितना हुआ, तो इस यूनिट को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं हाफ सेंटीमीटर कह रहा हूँ तो कितने मीटर के इक्वल हुआ ये? ठीक है, कितने मीटर के इक्वल हुआ? ये 1/100 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 100, यूनिट फैक्टर है, ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये गया कितना? 1/200
मीटर्स, ये है। तो सेम अगर तुम लैम्डा ये न्यू बार कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 लैम्डा आएगा, लैम्डा तुम्हें इस मीटर्स में डालना है, 1/200 मीटर्स ये आ जाएगा, सॉरी 1/1/200 मीटर, 1/1/200 मीटर्स ये आ जाएगा 200 पर मीटर, मतलब 200 वेव्स होंगी 1 मीटर के अंदर। यू कैन सी दैट, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में अगर 2 है, 1 सेंटीमीटर में अगर 2 है तो 100 सेंटीमीटर में 200 होंगी ना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये वेव नंबर हो गया। अच्छा जी, अब एक लास्ट चीज आती है 7th वन, विच इज द वेलोसिटी। भाई अगर वेव मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जो 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेलोसिटी और स्पीड। इनफैक्ट वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए हमको, स्पीड कहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड ही होता है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू v, ठीक है। स्पीड इज लाइक द नंबर ऑफ या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इसकी डेफिनेशन बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू होता है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात। अच्छा, v इक्वल टू लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/न्यू बार इनटू न्यू, ये क्या लिख सकते हैं, v इनटू न्यू बार इज इक्वल टू न्यू। तो ये दो फॉर्मूले हम देख सकते हैं। क्लियर होगी भैया बात, ठीक है जी, ओके। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जिसने वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया। यहाँ आपने वेव को समझ लिया कि वेव क्या है, लेकिन क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक वेव ही है, और अगर थोड़ा सा करेक्ट टर्म में बोले तो इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से समझो इसको, जैसे तुम्हारे भी या किसी भी पर्सन के बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, या जिसको बोलते हैं ना कि ये तो दोगला है, या चलो ठीक है तो नहीं जाते। तुम ये समझो जब तुम दोस्तों के साथ में होते हो तब तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है, और जब तुम अपने पेरेंट्स के या मे बी मेरे साथ में अगर कभी हो तो तब तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा, है ना। तो तुम जब बड़ों के साथ में होते हो तो एकदम मीक से होते हो, तुमसे सुधरा हुआ कोई नहीं है ना, श्री राम का अवतार हो तुम। लेकिन जब तुम अपने दोस्त के साथ में होते हो तो तुम पूरे रावण होते हो, ठीक है। तो दीज आर लाइक योर बिहेवियर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अलग अलग पर्सन हो दोनों जगह पे, ठीक है। यू आर द सेम पर्सन बट यू आर बिहेविंग differently in two situations. The same happens with light. At some times it behaves like a particle, at other times it behaves like a wave. मतलब whatever characteristic it like suits at that moment of time, जो भी उस moment of time में उसे सूट करता है वो उसके जैसा बिहेव कर लेता है, ठीक है। So it is very very flexible. तो अब बात करते हैं कि जो ये लाइट है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन की थ्योरी है उसके बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन किया गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो है क्या, ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ हेडिंग डालना, सॉरी ये इसी के अंदर आएगा, हाँ। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसमें बोलो सबसे पहले चीज देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, लेकिन लाइट को हम लाइट अलग से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पार्ट हमें दिखता है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वी कैन नॉट परसीव इट थ्रू आवर आईज, उसको परसीव करने के लिए और तरीके हैं, वी कैन नॉट परसीव इट थ्रू आवर आईज, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट एग्जिबिट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, एग्जिबिट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, दे अराइज ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन स्पेस क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड, इस डेफिनेशन को लिख लो फिर मैं समझाता हूँ इसको, क्रिएटेड बाय simultaneous variation of या oscillation of, simultaneous variation or oscillation of electric and magnetic field varying perpendicular to each other, ठीक है। इसको समझाने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, और they are varying perpendicular to each other, और ठीक है इतना ही है, मतलब दिस इज सो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, या तुम्हारी जो वेव जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट अराइजेस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे होते हैं। इस वेरिएशन की वजह से साइमल्टेनियसली ये वेरी कर रहे होते हैं, इस वेरिएशन की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है स्पेस में, एंड दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड अ वेव, ठीक है जी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू बी श्योर। तो इसको समझने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि हम इसका एक डायग्राम बना लें, ठीक है जी। तो तुमने 3
एक्सिस सुने होंगे, 3 डायमेंशंस की बात अभी तक सुनी है कि नहीं सुनी है? कहीं ना कहीं तो सुनी होगी 9th 10th में, 11th में भी थोड़ी बहुत मे भी। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अपने रूम में जहाँ पे भी खड़े हो किसी भी एक कोने को पकड़ लो, जैसे यहाँ पे ये कोना मेरे पास में है, ठीक है, मैं इस पे देखता हूँ कि अगर मैं इधर जाने वाली जो लाइन है, मतलब ये जो दिख रही होगी जहाँ पे फ्लोर पे, वो इधर जाने वाली लाइन x है और इधर जाने वाली लाइन y है और ये जाने वाली जो लाइन है ये z है, तो मैं इन तीनों को 3 एक्सिस मान सकता हूँ और मैं ऐसे ही x y और z मान सकता हूँ, ठीक है जी, ये लोग ये बात। अब अगर तुम देखो ध्यान से, ये तीनों के तीनों जो लाइंस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर भी है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक। तो होता क्या है, देखो भाई, एक वेव बना रहा हूं मैं, एक वेव बना रहा हूं मैं व्हिच इज गोइंग समवट लाइक दिस, ठीक है। ये वेरिएशन जो हो रहा है तुम्हारा x और z प्लेन में हो रहा है, ये x है, ये दीवार शायद दिख रही हो थोड़ी बहुत, ये x है, ठीक है, और ये z है, तो ये वाला जो है, ये दीवार जो दिख रही है, दिस इज एक्स जेड प्लेन, तो इसमें वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अच्छा, दूसरा, इस डायरेक्शन में लाइट, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एक्स डायरेक्शन पे वेव मूव कर रही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस प्लेन में वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो x और y प्लेन है, इसमें x और y प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा हो, x और y प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो x है और ये y है, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं वो xy प्लेन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें, इसका वेरिएशन z एक्सिस के अलोंग हो रहा है, यार इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कहाँ हो रहा है, z एक्सिस में, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग अराउंड दी z एक्सिस। और अगर ध्यान से देखें तो जब लाइट मूव कर रही है x डायरेक्शन की तरफ, तो x और z प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। अच्छा, इसमें देखो ये y है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बोला, xy प्लेन में है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो y एक्सिस पे है, ठीक है, और अगर x डायरेक्शन में तुम्हारी लाइट मूव कर रही है तो इसका जो वेरिएशन आएगा दैट विल बी अलोंग दी xy प्लेन, ठीक है। तो तुम ध्यान से अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ है। अच्छा, क्या वो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली वेरी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो दोनों के दोनों लाइन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, और ये दोनों के दोनों एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, x के, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज समझ में आ रही है इसमें, गुड। तो लिखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ, लिखो द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and they are perpendicular to the direction of propagation of the wave and they are perpendicular to the direction of propagation of wave। तो इसमें तुम अगर ध्यान से देखो, हम इसको बेसिक लेवल पे लिख सकते हैं कि x एक्सिस के अलाउंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव है। अच्छा, y एक्सिस के अलाउंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और z एक्सिस के अलाउंग क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल इनफ, ठीक है, ठीक है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अब मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, और या इनफैक्ट यूँ समझो तुम्हें रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसको फेल करने काम आया था। हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे जाता है तो वो एक्सेलरेट हो रहा होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, हालांकि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती अगर तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इट इज एक्सेलरेटिंग ऑल द टाइम। अगर उसको सर्कुलर ऑर्बिट में जाना है तो उसको एक्सेलरेट होना ही होना है, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है और वो चार्ज पार्टिकल है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यही मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में कहा, उसने कहा कि जो स्टेशनरी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे लिख लेना, स्टेशनरी पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थर्ड थिंग इज a continuously accelerated charge will produce electromagnetic radiation। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना है वो तुम्हारा किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हुए बना है, ठीक है, एक्सेलरेट करने पे बना है। देखो इसमें
they are produced when a charge is accelerated, when a charge is accelerated, and the electric and magnetic fields are clubbed together in a way to produce electromagnetic radiation, तीसरी चीज देखो, these waves do not require, next चीज देखो, these waves do not require any medium for their propagation, ठीक है। और लास्ट लाइन लिखना, they travel with the speed of light, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इनकी वेलोसिटी लिखी जाती है v को, इनफैक्ट जब लाइट या रेडिएशन की बात करते हैं तो v इज एक्चुअली रिटन एज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है जी। इस तरीके से इसको देखना, और इस c से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक। किसी भी ऑर्डिनरी वेव की जो वेलोसिटी है वो v से लिखते हैं, लाइट की वेलोसिटी को c से लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। इसकी एक्चुअली में 2 नहीं होती, 2.99 समथिंग होती है, लेकिन हम इसको अज्यूम 3 कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, फॉर इसे कैलकुलेशंस। और जो लाइट है, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे लिखने जरूरी हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर तुम देखो ये c है तो c विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, मतलब अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है तो तुम्हारा जो भी इसकी वेवलेंथ होगी, ठीक, और जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। नाउ राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तुम्हारी एनसीईआरटी में तो एटलीस्ट है ही, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम लिखो, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये डेफिनेशन लिखो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, फिर हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट and they do not need any medium for their propagation. The electric and magnetic field in them vary perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave, ठीक है जी। इतना लिख लो, बाकी हम आगे की बात करते हैं। Now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तो दे कैन टेक एनी वैल्यू, सेम वेव, तो क्योंकि वो अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत सारी वेव्स हो जाएंगी, तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। ऐसे तो बहुत इन्फिनिट वेव्स है, लेकिन वो कैटेगराइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली को हम कहते हैं, या इनफैक्ट इसको बना लेते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज। इसको हम कहते हैं गामा रेज, इसको हम कहते हैं एक्स रेज, इसको हम कहते हैं यूवी रेज, ठीक है। ये छोटा सा जो चुन्नू सा पार्ट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड विजिबल रीजन, ठीक है। जब इसको पूरा बना लूंगा, हालांकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है, मैं वहीं से देख के बना रहा हूँ, मतलब वही वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। विजिबल रीजन ये तुम्हारा नेक्स्ट होता है इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन, तुम रेज की जगह रेडिएशन भी यूज कर सकते हो। देन देयर आर कॉल्ड दीज माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आती है तुम्हारी शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम वेव्स होती है। एम एफएम सुना है वैसे, शायद तुम्हारी जनरेशन में कभी रेडियो ना सुना हो सकता है ना। पहले हम जब छोटे थे तो टीवी भी बहुत लोग के यहाँ होते थे, तो एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड होता था ब्लैक कलर का, ठीक है। उसमें एक ऐसी नॉब सी होती थी जो ना उसके जो रिसीवर होता था उसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी करता हुआ दिखाता था, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब एफएम एम दो अलग अलग तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, वो तुम अपना 12th में पढ़ोगे। तो उस वक्त अगर तुम एफएम में लगाते थे या एम में लगाते थे तो अलग अलग तरीके के चैनल्स पकड़ता था। जैसे आकाशवाणी है, दैट वाज एफएम, हम एफएम रेडियो सुनते थे, ऐसे करके एफएम रेडियो सुन रहे हैं बोल के, तो इट गॉट फेमस लाइक दैट, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मैंने बनाया किस बेसिस पे है, ये किस बेसिस पे बनाया है कि देखो इस डायरेक्शन में लैम्डा इज इंक्रीजिंग,
ठीक है, इस डायरेक्शन में लैम्डा इंक्रीज करता है और इस डायरेक्शन में, अगर लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन इज अ कांस्टेंट, तो अगर एक बढ़ेगा दूसरे को घटना पड़ेगा। ये क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, सी अपॉन न्यू, अगर न्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी घटेगी ना, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर ये बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़े। कॉस्मिक रेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात की होती है, जो बात तुम्हारे में बारे में की बुक में की गई है वो गामा, एक्स, यूवी, विजिबल रे रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स के बारे में बात करी है। इसको तुम जानते होगे रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो या तुम अगर कार में जा रहे हो तो उसका रेडियो, फोन में रेडियो सुन रहे हो तो उसके लिए यूज हो रही होती है। देन देयर इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आजकल तुम्हारे घर पे भी माइक्रोवेव ओवन्स होंगे, ठीक है, उसमें पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो बढ़िया से बना देते होंगे, या फिर जो सबसे आसान तरीका से जानने का, तुम्हारे जो फोन है, ठीक है, उसमें माइक्रोवेव यूज होती है ध्यान रखना, या तुम्हारा जो टीवी होता है। इंफ्रारेड रेज होती है, इंफ्रारेड रेज मान लो कोई चीज़ बहुत गर्म है, अगर कोई चीज़ गर्म है तो इंफ्रारेड रेज देगी, इस पर तुम्हें पता ही है, बल्ब लगे हैं, सूरज है ना। यूवी रेज थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इनसे तो हाइयर है। यूवी रेज होती है, तुम्हें सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, ऐसा कुछ कभी सुना होगा, इट इज रिफरिंग टू दैट। एक्सरेज जो अभी मैंने बताया भी था, एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी हैवी मेटल के साथ टकराते हैं, है ना, और तुमने अपना कभी, मेरा तो पाँव 2 बार टूट चुका है, लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों बार, एक बार, और तुमने भी देखा होगा कि किसी का एक्सरे कराने गए हो, कहीं कुछ हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, तुमको बोलते हैं कि भाई एक्सरे कराने चले जाओ, तो बिकॉज दैट इज यूज्ड टू लुक अंडर योर स्किन कि वहाँ पे क्या टूटा या जुड़ा है, जो भी है। गामा रेज होती है, गामा रेज तुम्हारी न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है, इनफैक्ट हमने भी गामा रेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही था। कॉस्मिक रेज यूँ समझो कि जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं, वेरी हाई स्पीड मूविंग न्यूट्रॉन्स इन द आउटर स्पेस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी इस मोमेंट पे अर्थ के थ्रू पता नहीं कितने न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ देम, ठीक है जी। ओके, तो सबसे इसमें ये बना लेता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है तो इस एंड पे जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ कहीं पे तुम्हारा 10⁻24 है, ठीक है, इधर कहीं 10⁻20 है, इधर पे 10⁻18 है, इनफैक्ट थोड़ा ब्लू से लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर, एक्स रेज होगी, यहाँ पे 10⁻16 है, ठीक है, ओके, यहाँ पे 10⁻14 है, यहाँ पर 10⁻12 भी है, इधर पे तुम्हारा 10⁻10 है, यहाँ पर इस वाले में तुम्हारा 10⁻8 है, इधर 10⁻6 है, और ये 10⁻4, 10⁻2 और यहाँ 10⁻0 तक है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 0 तक जा सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 तक जा सकती है। यहाँ पे समझो ये ऑलमोस्ट 0 शुरू हो रहा है लैम्डा का, और यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 10⁻−16 है। हालांकि जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे लिख लो, एक आइडिया होना चाहिए जनरल। ये जो इसमें फ्रीक्वेंसी लिखवा रहा हूँ एकदम बिल्कुल हार्डकोर याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर विजिबल रीजन, बाकी किसी को ऐसे हार्डकोर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए कि क्या मोटा मोटी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, कुछ आइडिया हो तो अच्छा रहेगा मतलब। ठीक है, ये 10⁻0 है, ये 10⁻2 है, ठीक है जी, नॉट दिस वन बट ये, ठीक है। लॉन्ग वाली जो है वो है 10⁻4, 10⁻6, 10⁻2, बाकी ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है जी। ओके, नाउ हमें जो ये तो ठीक है, इतना क्लियर है ना, याद करना हो तो गामा, एक्स, यूवी, ये तीन विजिबल, इसको मानो तुम्हारा सेंटर, ठीक है, इसके इधर, ठीक है ना, इसके इधर 3 है, गामा, एक्स, यूवी, कॉस्मिक रेस को छोड़ दो, इसके इधर भी 3 है, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो, रेडियो को 2 में बांट दो, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए ना, मतलब इसको एक काउंट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है जी। यहाँ पे अगर तुम देखो, इधर को, इस लाइट को अगर तुम प्रिज्म के थ्रू लेके जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तुमने पहले भी देखा है प्रिज्म के थ्रू, वो पूरा वो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जानना क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3800 से इसकी वेवलेंथ हो जाती है 7600, ठीक है जी। अगर तुम ये एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ, हाँ ये मैं एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ,
तुम्हारी जो बुक दी है एनसीईआरटी में इसको 400 बोला है, 400 नैनोमीटर मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसको बोला है 750 नैनोमीटर मतलब 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7500 एंगस्ट्रॉम। तो हालांकि मैंने ध्यान पढ़ा है, जब मैंने खुद पढ़ा था तब तो मैंने ये पढ़ा था, अभी एनसीईआरटी में देख रहा हूँ कि ये है, तो तुम एनसीईआरटी के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन आता है तो वो कभी एग्जाम में कोई पंगा नहीं करते, एग्जाम में वो वैल्यू दे देंगे तुमको, ठीक है, ज़्यादा सुचवाएंगे नहीं तुमसे। बट दिस तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तुमको कुछ एक आधा क्वेश्चन करके देख सकते हो किस तरीके से ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। अच्छा, तुमने स्पेक्ट्रम का मतलब समझे, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, चलो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख लो पहले, तो फिर ये क्वेश्चन करेंगे। स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज थी या वेव्स थी, हमने उन्हें एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में लगाया, या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज लिए या इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स में, ठीक है जी। तो इसमें लिखो if all the components of electromagnetic radiation are arranged in order of decreasing or increasing wavelength or frequencies, the pattern obtained is called electromagnetic spectrum। तो इसकी कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें 6000 एंगस्ट्रॉम का एक लाइट दिया मैंने, ठीक है, लैम्डा, तो इसकी न्यू बार और न्यू क्या होगा ये दोनों बताना तुम्हें। तो न्यू बार का मतलब क्या हुआ, न्यू बार का मतलब हुआ 1/λ इक्वल्स टू 1/6000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये कितना जाएगा -7 10⁻7/6, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेना तुम, गॉट इट। अच्छा, ये पर मीटर होगा, इतना ध्यान रखना, ये पर मीटर होगा। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी आप, c/λ, c इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्या आएगा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो इसको भी मीटर्स में लिखना पड़ेगा, इसको मीटर्स में कैसे लिखोगे, 6 × 10⁻7 मीटर्स आएगा, है ना, ठीक है जी। तो मीटर से मीटर गया, ये 10⁻15 हो गया, तो 3/6 × 10⁻15 पर सेकंड, ठीक है। इसको 1/2 कहूँगा तो क्या आएगा 5 × 10⁻14 आ जाएगा, ये है ना, ठीक है जी। सो दिस इज इट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने प्रकार का है। ये सब चीजें आगे यूज होंगी तुम्हारी, एक एक छोटी छोटी चीज है। अभी तो तुम्हारा एक तरीके से इसका बेस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, बेस बिल्डअप हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हमने देखा, जैसे लाइट की अगर हम बात करें, जैसे इनफैक्ट इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, एक प्रिज्म के थ्रू हमने लाइट को पास किया, तो वो इस तरीके से कुछ खुल जाता है और फिर वो इस तरीके से कुछ चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको यूं समझोगे तुम। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर सबसे नीचे पे आर होता है, या इधर विब गियर होता है ना, विब गियर ओ विब वे क्या हो गया, बी इस पे है आई बी जी वाई ओ आर, अच्छा सॉरी, ये तो और भी इधर आया। एनीवे, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर तुम्हारे पास कभी भी ये स्पेक्ट्रम आया विजुअल वाला, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एवरी कलर कीप्स ऑन चेंजिंग एंड मर्जेस इनटू द नेक्स्ट कलर, यू डू नॉट सी एनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी देयर या मिसिंग कलर ओवर देयर, है ना। तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक तुम्हारे पास पूरा का पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया है ना। तो अगर जो भी उस रेंज में आने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो उस स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट हैं, है ना, कंटिन्यूअस, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और अगर इनमें से एक भी फ्रीक्वेंसी गायब हुई, ठीक है, या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज गायब हुई, तो हम क्या कहेंगे उसको, वी विल कॉल इट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसमें लिखो स्पेक्ट्रम्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ टू टाइप। First is continuous spectrum. That arrangement of electromagnetic radiation which contains all the frequencies or wavelengths of that particular range. मैंने तो यहाँ पे व्हाइट लाइट का एग्जांपल दिया ना,
अब अगर जो हमने इससे पहले बनाया था पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम बनाया था, अगर वो पूरा का पूरा हमारे पास अवेलेबल है तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूअस है, या उसमें से कहीं भी हम 2 पार्ट को लें, उस पार्ट के अंदर आने वाली जितनी भी वेवलेंथ है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, वो सारी की सारी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एग्जांपल के देखो, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, it splits into 7 colors, and those colors transition and merge into each other, and those colors transition and merge into each other in a continuous fashion. There is no frequency missing, or there is no wavelength missing in that spectrum. ठीक है, all the frequencies, इसके बाद देखो, all the frequencies between 3800 angstrom and 7600 angstrom are present in that spectrum. That's why we will call it a continuous spectrum. ठीक है, discontinuous के बारे में लिखो, exactly इसका opposite होगा। देखो, that arrangement of electromagnetic radiation which has at least one or a few radiations bracket में लिखना lambda or nu missing from that range is called a discontinuous spectrum. ठीक है, the pattern appears to be, इस तरीके से होगा पैटर्न। अगर तुमको डिसकंटिन्यूअस का लिखना है, the pattern would be somewhat like this, जैसे ये होगा। मान लो इससे इसके बीच में बहुत सारे के सारे कलर्स होने चाहिए, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, ऐसे करके कोई गायब होगा, या ये पूरा का पूरा जो इतना पीस है ये पूरा का पूरा ब्लैक होगा, है ना। इसके इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी गायब है, या हो सकता है पूरा इतना बड़ा स्पेस ही पूरा गायब हो जाए, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो ब्लैक हो और एक आधी वेव जो हो इधर कहीं तुम्हें फ्रीक्वेंसी की दिख रही है। ठीक है, इसको अगर तुम्हें समझना है एक बार एनसीईआरटी में देखो, बिकॉज आई डू नॉट हैव दी वो वेल विद ऑल की मैं इसको एग्जैक्टली दिखा पाऊँ, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन है, उसमें देख लेना। ठीक है, उसमें लिखो, ठीक है, द स्पेक्ट्रम पैटर्न अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस और गैप्स। ठीक है, इसके बारे में लिख लो दैट इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसमें देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा, द स्पेक्ट्रम obtained when a substance heated using radiation or substance that has absorbed energy, लिखो, substance that has absorbed energy through heating or radiation emits some particular frequencies and does not emit others. जैसे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अगर तुमने हीट कर दिया या उसको किसी तरीके से एनर्जी दे दी, तो हाइड्रोजन इट एमिट्स रेडिएशन, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करता है और कुछ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट नहीं करता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानो, उसको इलैबोरेट करते रहेंगे तो आगे आना ही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या हुआ, व्हेन अ कंटिन्यू, एब्जॉर्प्शन में ऐसा समझो कि तुमने कोई एक फुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाली जो लाइट है वो किसी सब्सटेंस के थ्रू पास कर दी, तो उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में से कुछ वेवलेंथ्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी बची वो छोड़ देगा। तो जो बची हुई है अब उसमें तुम्हें छोटी छोटी डार्क लाइंस दिखेंगी, पतली डार्क लाइंस दिखेंगी। उसमें देखो, when a continuous spectrum of radiation is passed through a sample which absorbs some radiation out of that continuous spectrum, which absorbs some radiations out of that continuous spectrum, the resultant spectrum is the resultant spectrum with the missing wavelengths is called absorption spectrum. ठीक है, इसको स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब सिंगुलर, स्पेक्ट्रा मतलब प्लूरल। ठीक है, और एक लास्ट लाइन लिख लो कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एक दूसरे के नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। नेगेटिव जैसे तुम देखते हो कि जो नेगेटिव होता है तुम्हारा फोटो का, अभी तो पता नहीं तुमने देखा हो कि नहीं, जो नेगेटिव होता है तुम्हारी फोटो का, जो पहले कैमरा होते थे ना, उसमें जो तुम्हारी अभी जैसे मान लो तुमने पिक्चर खींची तो कहीं पे ब्राइट स्पॉट तुम्हें दिख रहा है, वो नेगेटिव में एक्चुअली में डार्क स्पॉट आता था, और जो डार्क स्पॉट होता था वो ब्राइट स्पॉट के जैसा दिखता था। तो इट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री मैच। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। हेलो बच्चों, हम अभी तक डेवलपमेंट्स बिफोर द बोर्स मॉडल केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसमें हम कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि जेम्स मैक्सवेल की जो थियरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट, तो उसमें लाइट को हमने एज वेव अज्यूम किया एंड वी मेड सम कैलकुलेशंस ऑन दैट, वो हम सीख चुके हैं।
उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूटन हैड ऑलरेडी प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स बाय द नेम ऑफ कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट बाय न्यूटन। तो तुम देख चुके हो कि पार्टिकल भी एक बारी हम उसको बोल चुके हैं, है ना, और एक बारी हम कह रहे हैं उसको कि वो वेव भी है। तो जो कॉन्ड्रम था, जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी वो ये थी कि कुछ फिनोमेना जो है वो पार्टिकल अज्यूम करने पे आ रहे थे, एज अ पार्टिकल अज्यूम करोगे तो तुम्हारे आ रहे थे, और कुछ जो फिनोमेना थे वो उसे वेव अज्यूम करने पे आ रहे थे। तो जैसे लिख सकते हो इसमें ऐसे हेडिंग डालो, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें डालो सर्टेन फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 4 फिनोमेना लिखने हैं। सर्टेन फिनोमेना लाइक reflection, refraction, photoelectric effect and black body radiation could be explained by assuming particle nature of light, and certain others, example like or such as interference and diffraction could be explained only by assuming wave nature of light. That means light behaved both like wave and a particle. ठीक है जी। तो इसको जिसने प्रपोज किया था वो उनका नाम था मैक्स प्लैंक। तो लिखो this theory of dual nature of light was proposed by Max Planck, ठीक है, where he assumed particles of light to behave both like particles and waves under certain circumstances, and he also connected, ये जो बात बोल रहा है इसको भी लिख लो, and he also connected the energy of light with the frequency or the wavelength of light। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ इसको उसने जाना कैसे, ठीक है, तो इसको जानने के लिए he explained a phenomena by the name of black body radiation। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत है, उतना मैं समझा ही दूंगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? सी, लेट्स से दैट दिस इज अ बॉडी विच आई एम कॉलिंग ब्लैक बॉडी, ठीक है। अगर ब्लैक बॉडी है तो एक्चुअली में कैसी होगी? ब्लैक होगी, ठीक है। क्यों मैं इसे ब्लैक बोल रहा हूं? कोई भी बॉडी जो होती है वो उस कलर की क्यों दिखती है? जैसे पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? तो बेसिक फिनोमेना क्या है कि व्हाइट लाइट, देखो हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है वो देख सकते हैं, उसके अलावा हम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते। वी कैन, आवर आईज आर नॉट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग दोज रेडिएशंस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विजिबल पोर्शन ऑफ द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है दैट वी कैन एक्चुअली सी। तो अगर हमें हरा दिख रहा है पत्ता, इसका मतलब क्या हुआ? दैट उस पत्ते ने बाकी सारे जितने भी रेडिएशंस थे वो एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, और ग्रीन वाला जो रेडिएशन है वो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आउट ऑफ द 7 कलर्स सिर्फ ग्रीन वाला ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमें ज्यादा दिख रहा है। या यूं कह लो कि रिफ्लेक्ट सारे ही हो रहे होंगे लेकिन ग्रीन सबसे ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, तो इसलिए हमें वो ग्रीन दिख रहा है। तो अगर कोई बॉडी सारे के सारे रेडिएशन को, जो व्हाइट लाइट का रेडिएशन है, सारे के सारी व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो कोई भी लाइट फेक नहीं रही है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, एमिट नहीं कर रही है। व्हाट विल इट लुक लाइक? इट विल लुक ब्लैक, ठीक है। तो इसमें लिखो अ ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी दैट इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, किसी भी वेवलेंथ का हो, ठीक है। इसको तुम इस तरीके से, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हुआ? जब किसी भी बॉडी को तुम गर्म करते हो, इन दिस केस ब्लैक बॉडी, इसको तुम गर्म करोगे तो क्या करेगी? ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को या डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट्स को एमिट करेगी, ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट करेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कलर चेंज होता चला जाता है। हालांकि क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो इसमें ऐसा नहीं होता, बट इन जनरल अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम इसको देखो, रिलेट करने की कोशिश करना, जो मैंने पहले बोला। जैसे तुम लोहे को गर्म करते हो तो पहले तो वो सिलेटी से कलर का ग्रेइश होता है, उसको तुम गर्म करते हो तो धीमे धीमे उसमें रेडनेस आती है, ठीक है। रेडनेस आएगी, फिर रेडनेस से धीमे धीमे समवेयर वो ब्लूइश की तरफ जाता है और धीमे धीमे करके एकदम व्हाइट हो जाता है, ठीक है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? तुम ये देखो कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर चलो ठीक है रेड से वो ब्लू की तरफ जा रहा है ना, इतना तो क्लियर हुआ। अगर रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है, एंड देन टोटली व्हाइट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड का मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ या जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ब्लू से या वायलेट से कम होती है। मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लैम्डा बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया इस डायरेक्शन में, तो वैसे वैसे उसकी लैम्डा जो था, चलो एक मिनट, लैम्डा ज़्यादा होगा, लैम्डा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी कम होगी
लैम्डा ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है भाई, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी विच इज अ कॉन्स्टेंट, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, जो भी लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो लैम्डा न्यू इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है तो न्यू यहाँ पे कम होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो कम हो गया और न्यू बढ़ गया। तो तुम ये देख रहे हो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका न्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। किस लाइट का? वो लाइट जो कि ज़्यादा एमिट हो रही है। हालांकि एमिट तो सारी की सारी लाइट्स हो, मैंने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है उस कलर का इसलिए दिख रहा होता है कि वो उस कलर की लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो लाइट वो थोड़ी ज़्यादा एमिट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो बाकी कलर इतने दिखते नहीं है जितना वो कलर दिखता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्लू दिख रहा है मतलब अब बाकी कलर्स तो शायद एमिट हो ही रहे होंगे, लेकिन ब्लू की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें लिखना, ये जो चीज़ मैंने बोली है इसको शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं लिखवाई देता हूँ, देखो, व्हेन a metal is heated, first it turns red, and as the temperature is increased, it slowly turns into, it slowly gives bluish color, and after a while it becomes white. This goes on to show that at lower temperature, the intensity of radiations having lower wavelength is more. And as the temperature increases, the intensity of radiations having lower wavelength or higher frequency increases, ठीक है जी। कैसे? इसको दिखाने का तरीका है ये, ठीक है। ये तुम्हारा लैम्डा और टेम्परेचर का इंटेंसिटी का एक ग्राफ है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा लैम्डा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे होगा वो देखते हैं जरा। देखो, एक बारी क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर T1 रखा तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आया, ठीक है। दिस इज एट टेम्परेचर T1, ठीक है जी। ये क्या हो गई? ये वो वेवलेंथ हो गई जिसके करस्पॉन्डिंग I जो है वो मैक्सिमम है फर्स्ट केस में, है ना। जब टेम्परेचर T1 है तो ये वेरिएशन हुआ, सारी की सारी वेवलेंथ्स निकल रही हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इस टाइम पे इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो कलर होगा वही कलर उस ऑब्जेक्ट का होगा। तो ठीक है, इसको जब मैं बना दूंगा तब तुम्हें थोड़ा सा डिक्टेट करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर T2 किया तो यहां पर तुम देखोगे कि लैम्डा जो है वो घट गया है और जो I max है वो बढ़ गया है। लैम्डा घटने का मतलब क्या हुआ? तो लैम्डा यूँ कह लो, लैम्डा 1 इज ग्रेटर दैन लैम्डा 2, दैट मीन्स न्यू 1 इज लेस देन न्यू 2, मतलब जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी आई वो ज़्यादा है। यहाँ पे तुम कह सकते हो T2 इज ग्रेटर दैन T1 और यहाँ पे तुम कह सकते हो I max 2 इज ग्रेटर देन I max 1, ठीक है जी। तो तुम जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे भी ग्राफ में दिख रही है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम intensity decreased or the frequency related to maximum intensity increased, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, as the temperature increases the wavelength corresponding to maximum intensity radiation decreases and frequency related corresponding to maximum intensity increases, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो, अगर तुम मान लो ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी कंटिन्यूअस रेडिएशन फेंक रही होती, मतलब ठीक है, बेसिकली इफ लाइट वर बिहेविंग लाइक अ वेव, ठीक है, देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी डिफरेंस इन इंटेंसिटी, ठीक है। सबकी इंटेंसिटी सेम होती। तो लिखो, हैड लाइट बीन एक्टिंग एज अ वेव, the intensity of all the radiations emitted by that body would have been the same. In this case, मतलब अगर ऐसा होता, light were behaving like a
वेव, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. द ग्राफ वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. बट सिंस दिस इज नॉट हैपनिंग, it was concluded by Max Planck that the radiation emitted by the black body or the body being heated was discontinuous. इसको यहीं पे रोक के तुम्हें एग्जांपल समझा देता हूं. ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता रही है, ऐसा क्यों आ रहा है. देखो जैसे मान लो तुमने एक लाइक यू हैव अ पाइप, ठीक है, पाइप से पानी आ रहा है और तुमने 10 ग्लास रखे हैं ऐसे, तो अगर तुम एक पर्टिकुलर स्पीड से और पानी आ रहा है पाइप से, हाँ, तो उस एक पर्टिकुलर स्पीड से तुम उन ग्लासेस के ऊपर से लेते चले जाओ, तो एट द एंड ऑफ इट व्हाट विल यू सी, यू विल सी इक्वल लेवल ऑफ वाटर और वट एवर दैट लिक्विड इज, ठीक है, इन दोज ग्लासेस. उन सारे ग्लासेस में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है, विच इज दिस. हर वेवलेंथ की इक्वल इंटेंसिटी आएगी. लेकिन अगर तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूं अपने हिसाब से, टाइम किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो क्या होगा, जो ग्लासेस की हाइट होगी, ग्लासेस में पानी की हाइट होगी, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी. तो किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम होगी, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी आज के बाद में जब भी मैं एटलीस्ट इस चैप्टर में जब भी मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा, तो कंटिन्यूअस विल करस्पॉन्ड टू वेव नेचर एंड डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस विल करस्पॉन्ड टू पार्टिकल नेचर, ठीक है. तो इसमें लिख लिया तुमने ये. तो इट वॉज अज्यूम्ड बाय Max Planck that the that the radiation emitted from the black body or the body being heated was discontinuous, ठीक है. So he proposed the quantum theory of light or Planck's quantum theory, ठीक है. ये Planck's quantum theory of light लिख लो इसको, ठीक है. इसके postulate सुन लो जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ. The main points of the quantum theory are any black body emits radiation in discontinuous manner, ठीक है. एनी ब्लैक बॉडी emits radiation in discontinuous manner, और we can say substances radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packets, in the form of, भाई अगर स्मॉल पैकेट्स, सॉरी, डिसकंटिन्यूस होना होगा तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में जाना पड़ेगा ना. कंटिन्यूस तो नहीं जा सकती. जैसे तुमने कभी पाइप में ये पानी के साथ खेलते हुए देखा होगा कि अगर तुमने पानी को ऐसे करके रखा हुआ तो एक धार निकलती रहती है. बट तुमने फव्वारे भी देखे होंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी फेंकता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी. अगर तुम अपने पाइप को भी ऐसे ऐसे दबाते रहो तो थोड़ा थोड़ा पानी वो फेंकता रहेगा ऐसे ऐसे करके. तो दोज आर लाइक दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी. स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी. थर्ड लिखो, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम. द स्मॉलेस्ट, एक जो छोटा सा पैकेट है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम, ठीक है. और क्वांटम को अगर तुम मल्टीप्लाई या प्लूरल कर दो तो द प्लूरल ऑफ क्वांटम इज क्वांटा, ठीक है. ये लिख लो. और इसी में, इसी पॉइंट में लिखो, इन केस ऑफ लाइट दीज क्वांटम्स आर कॉल्ड या दिस क्वांटम इज नोन एज फोटोन. तो क्वांटम तो मतलब बॉडी किसी भी रेडिएशन को बोल सकते हैं, लेकिन जो विजिबल लाइट के फ्रेम में अगर हम बोलें, ठीक है, तो वहां पर जो लाइट होगी उसको हम बोलेंगे, या लाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो हम उन पैकेट्स को क्वांटम ना बोल के फोटोन बोलते हैं, ठीक है, फोटोन बोलते हैं, ठीक. लिख लिया ये. नाउ यहां पर जब ये सब चीजें आ चुकी हैं तो अब आगे की बात करते हैं जो कि हमको काम आएंगी. तो ये तो तुम्हारी थियरी हो गई जो मैंने बताई, ठीक. अब उसने क्या प्रपोज किया, उसने यहां पे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कर दिया. उसने पार्टिकल बोला कि फोटोन है, और फोटोन की एनर्जी उसने बोला E, लेट E बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन. फोटोन की एनर्जी मान लो उसने बोला E है, एंड न्यू बी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा बी इट्स वेवलेंथ, ठीक है. तो यहां पे देखो उसने पार्टिकल बोला और येट इट इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हुआ, इसका मतलब वो वेव भी अज्यूम कर रहा है. तो इट इज अज्यूमिंग द फोटोन टू बी पार्टिकल एज वेल एज अ वेव साइमल्टेनियसली, ठीक. तो यहां पे लिख सकते हो, इट इज लाइक ही वाज अज्यूमिंग द फोटोन टू बी अ पार्टिकल एंड अ वेव साइमल्टेनियसली. तो उसने कहा कि दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है. अगर न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही, ठीक है. इसको तुम लिखोगे E इक्वल्स टू H न्यू, सॉरी ये न्यू ना मेरे से हमेशा अपंग सा लगता है, बनता नहीं ढंग से. E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये तुम देख ही चुके हो, सिंस न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है जी. ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये बेसिक है. तो लिखो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू. और यहाँ पे जो H है, ठीक है, हियर H जो है यहाँ पर
H इज इक्वल टू 6.36 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आज तक भी सबसे 34 है, सबसे छोटा नंबर है जो कि जिसका कुछ मतलब है, ठीक है। क्वांटम स्केल बोलते हैं इसको, सॉरी क्वांटम नहीं, प्लैंक स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। H इज इक्वल टू दिस, गॉट इट। तो जूल सेकेंड होगा, ये ध्यान रखना, जूल इंटू सेकेंड है, जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड पावर की यूनिट होती है, गॉट इट। अच्छा मान लो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे पास में, सॉरी एक से ज़्यादा फोटॉन्स हो, तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितनी होती है भाई? अगर उसकी वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू h न्यू, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो, और इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा है। तो एनर्जी ऑफ 2 फोटॉन्स कितनी होगी? 2h न्यू। 3 की कितनी होगी? 3h न्यू। n की कितनी होगी? nh न्यू। या 2hc अपॉन लैम्डा, 3hc अपॉन लैम्डा, या nhc अपॉन लैम्डा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास n फोटॉन्स है ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, तो उनकी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू n टाइम्स द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, n टाइम्स द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। क्लियर होगी बात? तो लिखो energy of n photons will be equal to n times the energy of one photon, ठीक है। तो लिखो इसके बाद लिखो, ठीक। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एनर्जी, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या होगा इसे देखने का कि भाई अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है रेडिएशन, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही फोटोन एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, इट कैन एमिट n नंबर, कितनी भी कर सकती है। तो इसको लिखो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय any body will always be a whole number multiple of h nu or hc upon lambda, that is energy of one photon, ठीक है। whole number multiple of energy of one photon। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया इन जनरल, दैट E अगर मान लो बहुत सारे हैं पार्टिकल्स, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, तो n h न्यू और n h c अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये और ये को कंफ्यूज मत करना भाई, ठीक। ये किसके लिए है? अगर तुम्हारे पास एक फोटॉन है तब के लिए है, सिंपल सी बात है। और अगर तुम्हारे पास n फोटॉन्स हैं तब तुम ये यूज करोगे, तो वन फोटॉन इसके ऊपर लिख लेना ऐसे, और इसमें लिख लेना n फोटॉन्स। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ये दोनों फॉर्मूले लगाए, मैं कौन सा लगाऊं? भाई n अगर 1 है तो ऊपर वाला, या सिंपल इसी को याद रखो, जब n = 1 है तो ये और ये सेम ही हो जाएंगे, नहीं? ठीक है जी, ओके। नाउ राइट दिस पॉइंट, एंड दिस इज द लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो हम बात करते आए हैं, उसके बारे में एक कंप्लीट या बोनाफाइड स्टेप लिया गया या प्रूफ दिया गया कि यही प्रूफ है ना कि देखो, जब किसी एनर्जी की, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड हो गई, कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यूज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी कैन टेक आर फिक्स्ड, they are discrete, they are discontinuous, they are a multiple of a particular energy, that means they are quantized. So in this case energy is quantized. तो लिखो the restriction of energy to discrete or discontinuous values is known as quantization of energy. तो ये चीज पूछी जा सकती है तुम्हारे स्कूल में, what is quantization of energy? तो इस डेफिनेशन को पक्के से लिख लेना, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल छोटे प्यारे से नमूने से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब देखो ऐसा है, उसने बोला कि वेवलेंथ है हमारे पास 3000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। ये लैम्डा उसने दे दिया हमको, उसने बोला हमें E कैलकुलेट करके बताओ। तो E क्या होता है? E को तो h अपॉन लैम्डा होता है। h क्या हो गया? 6.36 माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये C होता है। और लैम्डा कितना होगा? 3000 इंटू 10⁻⁻10। अगर कभी भी एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो सीधे तुम इसको 3 इंटू 10⁻7 लिख सकते थे, हालांकि मैंने नहीं लिखा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? -24। इसमें ये ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? -16, ठीक है। तो इससे अगर मतलब कुल मिला के आएगा, 3 से 3 कर गया, ये 1000 आ गया, तो ये कुल मिला के ये आ जाएगा 6.36 इंटू 10⁻19 जूल, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यूजुअली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे, -19 माइनस कट गया, 16 चौको 64, तो इट विल कम आउट टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस एनर्जी, बिकॉज ये बोलने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है, ठीक है जी। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी।
अच्छा, यहाँ पे हमें इस बारी न्यू दिया हुआ है। न्यू कितना दिया है भाई? न्यू दिया है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये है, ठीक है। इसमें ई पूछ रहा है, ई क्या है? तो ई का फॉर्मूला क्या है? इक्वस टू एच न्यू, तो ई इक्वस टू एच इंटू न्यू 6.36 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू कितना है? 2 × 10⁻15, ठीक है। 34 और 15 में गया तो कितना आएगा? -19, ठीक है। 6.36 इंटू 10⁻19 आएगा ना ये, 14, ठीक है। -19 इंटू 2, तो 12 दूनी, ये 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 13.72, ठीक है। 6.36 ही तो है, सॉरी 6.36 लिख दिया क्या मैंने? 6.63 होता है, माय बैड, ओके। हाँ जी, सो देयर इज अ करेक्शन। मैं 6.36 ले रहा था ना, तो h की वैल्यू इज नॉट दिस, h की वैल्यू इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये करेक्ट कर लेना भाई। तो यहाँ पे 63 की जगह, सॉरी 36 की जगह 63 आएगा, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 13.26, 6 12 का 2 हाथ लगा, हाँ ठीक है, 13.26 विच विल कम आउट। अगर इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर 1.6। ये कितना आएगा? 16 चक्को 64, 16 अठे 128, ठीक है। तो 8.28 के आसपास आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आ जाएगा। मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ अभी, अब आगे की बात करते हैं। लेट्स से मेरे को इसी को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलो जूल पर मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, है ना, अराउंड। ये तुम्हारा एक कन्वर्जन था, मैंने पहले कराया था। अगर तुम इसी 1 मोल इस फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। अगर इसी फ्रीक्वेंसी वाले 1 मोल फोटॉन्स हमने ले लिए, 1 मोल फोटॉन्स हमने इस फ्रीक्वेंसी वाले ले लिए, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? उनकी एनर्जी होगी सिंपल, इसको अगर मैं 96 से मल्टीप्लाई कर दूं, किलो जूल पर मोल, सिंपल इतनी होगी, ठीक है। एक स्टेप में आंसर आ गया। तो हमेशा इससे ज़्यादा सही रहेगा इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कैसे लिखना है और जूल्स में कैसे लिखना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ये निंजा टेक्निक है। तो लिखो निंजा टेक्निक फॉर शॉर्ट कैलकुलेशंस, निंजा टेक्निक फॉर शॉर्ट कैलकुलेशंस। ये शॉर्ट कैलकुलेशन क्या है भाई? ये शॉर्ट कैलकुलेशन है ये कि भाई अगर मान लो तुम्हें लैम्डा दिया है इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? E विल बी इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा आएगा। तो H क्या हो गया? 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 6.63, ये कितना हो जाएगा? 6 ये तो 9 हो गया, 6 18 का 8 हो गया, हासिल लगा 1, 6 18 19, तो ये होगा 19.9 इंटू ये 10⁻26 आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻26 अपॉन, अगर मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में डाल दूं तो इंटू 10⁻10 कर सकता हूँ, -10 कर सकता हूँ भाई, सिंपल। अगर 3000 है तो यहाँ पे बस 3000 लिखो, इंटू 10⁻10 कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको -10 को यहाँ लेके तो कितना आ जाएगा? 19.89 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो मान लो तुम्हें वैल्यू अगर नैनोमीटर में दी हो या और भी किसी तरीके से दी हो, उसको बस एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्मूले को तुम यूज कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू जूल। तो इतने जूल इक्वल्स टू इतने जूल, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मान लो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो दैट वुड बी अ फार बेटर वे ऑफ डूइंग दिस। कैसे? कि इसको लिख लो 19.89 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा, अच्छा ये जूल है ना, वो 1.6 इक्वल्स टू जूल, 1 जूल इक्वल्स टू, ठीक है, इज 1 जूल इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटू 1.6, नहीं डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको, हाँ सॉरी, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं तो 19 है और ये 1.6 है, तो तुम अगर देखोगे इसको डिवाइड करना, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ और इससे इसको कर दे रहा हूँ, तो कितना आएगा? 1.989 इंटू 10⁻4 अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 1.6, तो 1.989 अपॉन 1.6 ये आ जाएगा तुम्हारा 1.24 इंटू 10⁻4 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इसको तुम लिख सकते हो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला निकाल दिया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कभी भी किसी वेवलेंथ, किसी रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फॉर्मूला यूज करो। क्या? E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर
फॉर्मूला। तो दिस इज योर निंजा टेक्निक। कभी भी ऐसा होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक। और क्या करना है उसके बाद, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन यूज इट टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल पर मोल और जूल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ 4133, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, ये फॉर्मूला लिख लेना भाई सारा। ये भाई साहब कह रहे हैं अब हमसे कि एक मोल, एक रेडिएशन है जिसका 1 मोल है हमारे पास और उसकी लैम्डा कितना है हमारे पास 4133 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस रेडिएशन की 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी। तो एक तरीका तो क्या है, E = hc लैम्डा लगाओ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो। मैं शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूँ। E = अभी हमने देखा, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड hν आर कनेक्टेड, ठीक है। हमने उसको कैलकुलेट करने के कुछ शॉर्ट तरीके टेक्निक्स निकाली हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ 1। ये कह रहा है लैम्डा = 4133 एंगस्ट्रॉम, ऐसा वाला हमारे पास एक फोटोन है और इन फोटॉन्स के हमारे पास 1 मोल नंबर है, मतलब 1 मोल फोटॉन्स है। तो टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि भाई एक फोटोन के लिए E = hν और n फोटॉन्स के लिए E = n × hν। अगर हम देखें तो यहाँ पे n क्या है, Na, h तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया और न्यू की जगह तुम क्या लिख सकते हो, c/λ। लैम्डा यहाँ दिया हुआ है, c हमें पता है, h हमें पता है, n हमें पता है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ पे डालोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, हम अगर ऐसा करें कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, उसको इक्वेट कर दें और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीका यूज करें जो अभी हमने इजाद किया। उसको क्या कर सकते हैं, देखो भाई, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू n × एनर्जी ऑफ 1, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है। इस तरीके से देखो इसको, इस तरीके से नहीं करते, ऐसा करते हैं, एक की एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, एक फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, hc/λ, या जो अभी हमने देखा है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में क्या डालेंगे, 1433। इससे जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, ये 4 3 12, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक की एनर्जी जो आई वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी E लिखा है, यहाँ पे भी E लिखा है, इसको 1 लिख लो, चाहे एक फोटोन के लिए लिखा हमने, एक फोटोन की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद होगा तुम्हें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 96 किलो जूल पर मोल मैंने लिखवाया था। देयरफॉर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा, 288 आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल ऐसे इस वेवलेंथ वाले एक मोल की एनर्जी कितनी हुई, 288 किलो जूल। तो ये, या इसको इस तरीके से ना लिखते हुए हम ये करते हैं दैट E टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 3 × 96 किलो जूल पर मोल, दैट विल कम आउट टू बी 288 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो सिंपल इनफ, कुछ है नहीं इसमें। तो हमने यहाँ से एक शॉर्ट तरीके से कर दिया। अगर हम पहले वाला फॉर्मूला, ये जो यहाँ लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा होता बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती, तो फालतू में कैलकुलेशन करनी क्यों। अब ये कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो है दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ और लैम्डा हमारे पास 310 दिया है। ये तो मैंने निकाला है ये इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस वेवलेंथ विल मेक या विल कंप्राइज ऑफ दिस मच एनर्जी, ठीक है। कितने फोटॉन्स इस वेवलेंथ के इतनी एनर्जी वाले होंगे, मतलब टोटल एनर्जी उनकी जिनकी टोटल एनर्जी इक्वल टू दिस होगी, ठीक है। तो अगेन द सेम थिंग, इसमें क्या करना है, लैम्डा को हम सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं एंगस्ट्रॉम में ही लगता है, तो इसको हम लगाएंगे उसी फॉर्मूले से E, ठीक है, ऑफ 1, एक फोटोन के हम लगा रहे हैं, क्या होता है 12400 अपॉन 3100। अगर तुम देखो तो ये कितना आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अभी हमें किस में दी है, जूल में दी है, हमें ये एनर्जी जूल में दी है। तो हमें इसी को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। तो ये भी हमें जूल में दिया है, अब ये भी हमारा जूल में आ चुका है। तो हम कह सकते हैं 2 × 10⁵ n × 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ये भी जूल में है, जूल से जूल कट गया, इधर कितना आ जाएगा 19, इधर आ जाएगा 20, तो 2 से 2 गया, 2 आ गया। n = 10⁻24 अपॉन 2 × 1.6,
ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.125 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स आएगा। या n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, आर वी क्लियर? समझ में आया? इसमें तुमने टोटल एनर्जी दी है। टोटल एनर्जी क्या आता है? E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा को तो हमने इसमें शॉर्ट तरीके से निकाल रखा है। ठीक है, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे कर दिया, तो n इंटू दिस मच इज इक्वल्स टू E। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो कि लैम्डा 1 हमारे पास दिया है जिसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 हमें दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बोला है अगर इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है तो E1 अपॉन E2 निकालो, क्या आएगा? तो E1 अपॉन E2, भाई या तो ऐसा है कि तुम इसकी एनर्जी पहले निकालो फिर इसकी एनर्जी निकालो, दोनों को डिवाइड करो, या फिर तुम एक फंडा यूज कर सकते हो दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है जी, ये क्लियर है? बस अगर मैं यहाँ पे लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 डालूँ तो 4000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर इनफ? ओके, नाउ ऐसे एक और क्वेश्चन उसने बोला है, अनदर क्वेश्चन दैट इट हैज टॉक्ड अबाउट इज, अच्छा कैलकुलेट। ठीक है, तुमने, चलो ये क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं तुमको। देखो भाई, तुम्हारे घर में अब आजकल तो एलईडीज आ गई हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी के यहाँ अभी भी हो सकता है बल्ब्स हो। ठीक है, तो पहले आई थिंक तुमने 7th 8th 9th 10th कभी तो करे होंगे ये क्वेश्चंस कि तुम्हारे बल्ब जो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब, इट रिलीजेस फोटॉन्स। ठीक है, उसमें उस बल्ब की पावर दी होती है। ठीक है, बल्ब की पावर दी होती है। पावर क्या होती है पहले ये समझते हैं। पावर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड या अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं 100 वॉट, दैट इज द पावर ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 100 वॉट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड, सिंपल सी बात है। क्लियर होगी बात? अब क्या है कि जब बल्ब जल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पावर मिल रही होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी पर सेकंड मिल रही होगी। तो अगर 100 वॉट कह रहे हैं तो उसका मतलब उस बल्ब को एनर्जी 100 जूल पर सेकंड मिल रही है। नाउ कंसिडरिंग कि वो पूरी की पूरी एनर्जी जो उसे मिल रही है वो सारी की सारी एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड जो उसको एनर्जी मिल रही है वही 100 जूल पर सेकंड को वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्लियर होगी बात? गुड। नाउ ओके, नाउ 100 जूल पर सेकंड अगर ये कर रहा है और लेट्स सपोज कि वो लाइट जो है वो एक ही मोनोक्रोमैटिक लाइट है, एक ही वेवलेंथ की लाइट है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स को अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन से फोटॉन्स की एनर्जी को अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो 100 जूल मिल रहे हैं उसको उस एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर 100 जूल 100 वॉट का एक बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 जूल्स पर सेकेंड हो गए। अब ये एनर्जी कहां से किस फॉर्म में एमिट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक, और लाइट किस वेवलेंथ की है? लेट्स से लैम्डा की। ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या वेवलेंथ है, लेट्स से लैम्डा की है। ठीक, तो एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगी, लेकिन एन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? एन एच सी अपॉन लैम्डा। दिस शुड बी इक्वल टू 100 जूल्स। व्हाई दिस शुड बी इक्वल टू 100 जूल? क्योंकि एक फोटोन मतलब इतने इस एनर्जी वाले कितने फोटॉन्स को अगर हम साथ रखें टोटल एनर्जी एमिटेड इसके इक्वल आ जाए, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। अच्छा, 100 जूल का मतलब क्या हुआ? यहां पे 100 जूल पर सेकंड था, मैंने 100 जूल यूज किया। यहां पे अजम्पशन क्या है, मैं बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंसिनुएट और टेल यू इज दैट कि ये 100 जूल्स पर सेकंड आ रहे हैं, तो जो n है नंबर ऑफ फोटॉन्स बीइंग एमिटेड आर आल्सो पर सेकंड। ठीक है जी, तो क्लियर है, सिंपल सी बात है। हमारे पास अगर लैम्डा आ जाए तो हमारा n आ जाएगा, क्योंकि h और c तो कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा है, द क्वेश्चन इज बेसिकली कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम। ये 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो बस अब इस फॉर्मूले में डाल दो 100 जूल इज इक्वल्स टू n हमें नहीं पता, एच सी अपॉन लैम्डा को मैं अगेन 12400 अपॉन 2000 लिख सकता हूं, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल। जूल से जूल गया। ठीक है, यहाँ 10⁻21 आ जाएगा ये, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2000 में 6.2 आ जाएगा, तो 6.2 इंटू 1.6 इंटू n आ जाएगा। तो n विल बी इक्वल टू 10⁻21 अपॉन 6.2 इंटू 1.6। दिस इज व्हाट यू विल हैव। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। नाउ इसको भी मिटा देता है। नेक्स्ट, ये समझ में आया ना? कुछ नहीं किया हमने, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हमने वो निकाल लिया।
अगर हमें पता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो उसके बेसिस पे हम कितने फोटॉन्स 2000 एंगस्ट्रॉम वाले निकल रहे हैं वो हमने बता दिया। अब मान लो इसी में मैं कहता, अभी तो हमने अज्यूम क्या किया था कि जितनी एनर्जी बल्ब को मिल रही है वो उतनी की उतनी एनर्जी कन्वर्ट कर दे रहा है लाइट एनर्जी में, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% है। लेट्स से मेरे को क्वेश्चन दिया जाता है कि 50% एफिशिएंसी है, 100% नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 जूल जो मिले उसको पर सेकंड या 100 वॉट जो उसको पावर मिल रही है वो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है उस पावर को, कुछ पावर उसकी वेस्ट हो रही है इन हीट एनर्जी और समथिंग एल्स। तो तुम क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट 50% ऑफ दिस एंड देन पुट इट ओवर हियर, मतलब जो 50% एनर्जी वो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है वही इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट इट एज 50 जूल्स, क्योंकि अब इसका 50% क्या हुआ, 50/100 × 100 कितना हुआ 50 जूल पर सेकंड। ये पावर है जो कि एक्चुअली में लाइट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ 50 आ गया तो यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन लिख लेना भाई, ऐसा मत कर देना शॉर्टकट में इधर, ठीक है। मुझे तो समझ में आता है ये पूरा, बाद में जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या किया काट काट के, ठीक है। तीनों अलग अलग लिख लेना। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक्चुअली में दिस विल कम आउट टू बी 5 × 10⁻20 है ना। जस्ट जो पहले वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स आए थे उसका हाफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया जी, इसको हटाते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा यही सेम क्वेश्चन में अगर वो कहता, जैसे मान लो n इक्वल्स टू कितना आया था यहाँ पे 10⁵ × 10⁻20/6.2 × 1.6 मान लो, और ये n क्या है, दिस इज पर सेकंड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 2 सेकंड में कितना निकलेगा तो 2 × दिस, ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितना निकलेगा तो तुम कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसका मतलब 60 × दिस, कुल। अच्छा मैं पूछूं 10 मिनट में, मतलब 10 × 60 600 सेकंड्स होता है, 600 × दिस। 1 घंटे में मतलब 3600 × दिस, ठीक। तो कभी भी वो क्या कर सकता है, वो टाइम में कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भी दे सकता है कि भाई इस पीरियड में इतने पीरियड में कितने फोटॉन्स निकले। तो जब तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो तो तुम 1 घंटे में भी निकाल सकते हो। 1 सेकंड में जितने फोटॉन्स होंगे उसको 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 घंटे में कितने निकले, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। एक बहुत सही चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि अगर मान लो यही एनर्जी इंस्टेड ऑफ अब इसको किसी काम में लाते हैं, जो ये जो फोटॉन्स की एनर्जी से किसी काम में लाते हैं। लेट्स से एक सिस्टम है हमारे पास, इसमें एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स या इस सिस्टम की अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इस सिस्टम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। दैट मीन्स इस सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी पता हो तो मैं बताता हूँ। जैसे 2 मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब कभी भी तुम 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को चिपके हुए देखते हो, तुम उनको हटाने की, दूर करने की कोशिश करते हो। जब तुम दूर करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू ट्राई टू सेपरेट देम, यू हैव टू पुट फोर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन इधर हो रहा है तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, है ना। इस तरीके से समझो कि ये एक मैग्नेट है, गोल मैग्नेट है, हाँ ये नॉर्थ है इसका, ये साउथ है। अगर मान लो यहीं पे एक गोल मैग्नेट है तो यहाँ पे ये साउथ हो गया, नॉर्थ होगा। अभी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको। अगर तुम्हें सेपरेट करना है तो तुम एक फोर्स इधर लगाओगे और एक फोर्स इधर लगाओगे, तो दोनों पे फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो इन एनी केस ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, या इस तरफ, और जो मैग्नेट है वो किस तरफ लग रहा है, किस तरफ लगा रहा है फोर्स, इधर की तरफ। तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से वो एनर्जी हमने, वी प्रोवाइडेड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। इसका न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी EP मान लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियस, इनको हटाने, एक दूसरे से दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये जो एनर्जी इनको दूर करने के लिए दी जा रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो यहां हमने एनर्जी दी है इसको, एनर्जी किसको, किस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को, या यूँ समझ लो, इसको मत लिखो, बस यूँ समझ लो मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ या एनर्जी कुछ बोली है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में लिखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट
get the electron away from the influence of the nucleus, away from the influence of the nucleus is called ionization energy. तो ये ionization energy मान लो I के इक्वल है, ठीक है। और जो हमने EP है, EP एनर्जी किसकी है? फोटोन की। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगी? या तो एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है इसके। तो लेट्स से कि पहला केस आता है कि EP जो है वो एक्चुअली में लेस देन I है। तो जितनी एनर्जी उसको इस इलेक्ट्रॉन को उसकी न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर लाने के लिए चाहिए, उससे कम एनर्जी हमने दी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? ठीक है, नो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, विल नॉट कम आउट। ठीक है, इस कम आउट को हम लिख सकते हैं नो आयोनाइजेशन। अभी समझ में आया क्या मतलब वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का? नो आयोनाइजेशन। भाई अगर मान लो Na है ना, Na को अगर मैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो यहाँ क्या बन गया? ये कैटायन बन गया ना, सिंपल सी बात है, आयन बन गया। तो इसको आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस आयन के बेसिस पे आई है, गॉट इट। ठीक है, तो नो आयोनाइजेशन। अगर मान लो EP इज इक्वल टू I है, मतलब उतनी एनर्जी ही दी गई है जितनी एनर्जी एक्चुअली में वहां पर रिक्वायर्ड थी टू ब्रेक दिस बॉन्ड और दिस गेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियस। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उतनी एनर्जी हमने दी। तो यहां पे क्या होगा? आयोनाइजेशन, या यूं कह लो जस्ट आयोनाइजेशन, जस्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, जस्ट आयोनाइजेशन और कुछ नहीं। ठीक, जस्ट आयोनाइजेशन हुआ है, ये एकदम बस टूट जाएगा और कुछ नहीं, इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएगा, बस नथिंग एल्स। अगर मान लो E इज ग्रेटर देन I, मतलब हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करी है वो एक्चुअली में ज्यादा है उस एनर्जी से जो कि उस बॉन्ड को या इस इलेक्ट्रॉन को उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। तो EP अगर I से बड़ी है तो क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, एंड रिमेनिंग एनर्जी जो होगी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जितने भी पार्टिकल्स बनेंगे उनके बीच में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो ये क्लियर हुआ पहली बात। अगर हम ध्यान से देखें तो EP इक्वल्स टू क्या होगा? EP विल बी इक्वल टू H न्यू और HC अपॉन लैम्बडा। क्लियर होगी बात? जो भी हम इसको न्यू प्रोवाइड करेंगे या लैम्बडा प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे EP निकल जाएगा। ठीक है, EP अगर मान लो हमने कोई न्यू 1 प्रोवाइड किया है और EP1 आया, लेट्स से EP1 इज लेस देन I, तो हमारा जो ये न्यू है दिस विल नॉट बी एबल टू आयोनाइज दिस एटम। ठीक है, अगर मान लो न्यू 2 है जिसमें जस्ट ये EP जो है वो इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दैट न्यू विल बी एबल टू कॉज आयोनाइजेशन, और उससे ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एनर्जी EP की एनर्जी, उसकी एनर्जी जो होगी वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। 3 केसेस में, अलग अलग केसेस में देख लो। अगर मैं कहूँ दैट EP इज इक्वल टू H न्यू, तो इस केस में क्या हो जाएगा? क्योंकि EP I से, या ऐसा करते, चलो छोड़ो इसको, इसको इस तरीके से समझते हैं, ये लंबा हो जाएगा। लेट्स से कि ये वाला केस है, तो EP इज इक्वल टू I। ठीक है, ये वाला केस लेते हैं, मतलब हम वो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं जिसमें ये जस्ट टूट जाएगा या आयनाइजेशन हो जाएगा, है ना, जिसमें जस्ट आयनाइजेशन हो जाएगा, गॉट इट। तो दैट मीन्स H न्यू मिनिमम, मतलब इतनी तो एनर्जी होनी ही चाहिए कि ये आयनाइजेशन कर दे। तो न्यू मिनिमम, H न्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू I। तो न्यू मिनिमम क्या आ जाएगा? I अपॉन H। आर वी क्लियर? I अपॉन H। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट I अपॉन H। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वेवलेंथ। अगर मान लो यही चीज़ मैं वेवलेंथ के लिए लगाऊं तो क्या होगा? HC अपॉन लैम्बडा विल बी इक्वल टू I। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे लैम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन I। लेकिन ये लैम्बडा क्या है यहाँ पे? देखो, ये बात आज के बाद कभी नहीं भूलना, एनर्जी न्यू के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली। तो जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो न्यू भी बढ़ेगा, या न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, न्यू घटेगा तो एनर्जी भी घटेगी। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्बडा वेवलेंथ हमेशा कम होगा, मतलब लोअर वेवलेंथ जितनी होंगी उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और हायर वेवलेंथ जितनी होंगी उनकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू I है, EP इज इक्वल टू जस्ट I है, तो हम यहाँ पे लैम्बडा मिनिमम नहीं, हम यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लैम्बडा मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाती है तुम्हारी वेवलेंथ, अगर लैम्बडा मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाती है तुम्हारी वेवलेंथ, तो उसकी एनर्जी EP से कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी EP से कम हो जाएगी, और एनर्जी अगर EP से कम हुई तो नो आयनाइजेशन वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द वेव फॉर विच आयनाइजेशन विल टेक प्लेस।
क्लियर होगी बात, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक। तो लिखो न्यू मिनिमम क्या है, न्यू मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम दोनों के लिए लिखो न्यू मिनिमम, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency that the photon should have, it is the minimum frequency that the photon should have for just ionization to take place, lambda max लिखो, it is the maximum wavelength, that the photon can have, to witness just ionization, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ionization नहीं होगा, got this, ओके, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हम क्या एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मान लो यही चीज़ हम किसी और कार्य में यूज़ करें, दिस सेम एनर्जी इज बीइंग यूज्ड समवेयर एल्स। तो यहाँ पे हेडिंग डालो पहले, बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। ये क्या है केस कि देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आयनाइज कर दिया उस एटम को, आयन बना दिया। अब अगर मान लो मैं इंस्टेड ऑफ दिस लाइक आई टेक अ मॉलिक्यूल A2, अगर हम देखें तो A2 के बीच में एक बॉन्ड है, A के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक फोटोन है, ठीक है, A और A दोनों के दोनों बंधे हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो तुम किन्हीं दो चीज़ों को एक धागे से बांधो, तो धागा जब तक तुम मतलब उस पर पूरा फोर्स लगाओगे फॉर टू ब्रेक दैट बॉन्ड, टू ब्रेक दैट थ्रेड, तो थ्रेड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए कहीं से। अगर मान लो वो एनर्जी मैं एक फोटोन के द्वारा प्रोवाइड कराऊं, तो ये टूट के ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, A प्लस A, ये दो एटम्स में टूट सकता है ना, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, गुड, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये फोटोन ने इसको तोड़ा, लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, लैम्डा इसका वेवलेंथ इसकी लैम्डा थी और इसकी एनर्जी भी EP थी। EP तुम देख सकते हो दैट EP इज इक्वल टू h न्यू और h अपॉन लैम्डा, ठीक। ये था तुम्हारा केस। अच्छा, लेट्स से कि इसकी जो बॉन्ड की जो एनर्जी थी दैट वाज इक्वल्स टू x किलो जूल पर मोल, थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी तीन केस होंगे भाई। अगर मान लो जो EP है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, वो x से कम है, अगर x से अगर कम हुआ तो क्या आएगा, x से कम हुआ तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। जितना मतलब यूँ समझो कि जो धागा तोड़ने की तुम कोशिश कर रहे हो, उस धागे को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तुम उसे नहीं दे पा रहे, तो कभी टूटेगा नहीं टूटेगा। तो सिंपल है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे, तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। अगेन अगर मान लो एग्जैक्टली ये केस आ गया जिसमें EP इज इक्वल टू x है ना, एग्जैक्ट उतनी एनर्जी दी है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन तीसरा केस जो है जिसमें x से ज़्यादा है EP, ठीक, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक तो होगा ही। इस वाले केस में अगर देखो जस्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब क्या एटम्स जो हैं अब मिले हैं उनमें कोई एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि और कहीं से एनर्जी कोई मिली नहीं। तो हम कह सकते हैं दैट बॉन्ड विल, इस वाले केस में कि इसमें एनर्जी जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मिली है, तो जो तोड़ने के काम आई वो तो तोड़ने के काम आ गई, बाकी जो बची थी वो एज काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अगर मान लो 60 जूल तुम्हें चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें तथास्तु 100 जूल एनर्जी देता हूं, तो तुम क्या करोगे, 60 जूल एनर्जी तो उसको तोड़ने में लगा ही दोगे, जो 40 बची है दैट एनर्जी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिमेनिंग एनर्जी, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी क्या हुई, EP माइनस एक्स इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू EP माइनस एक्स। अगर मैं पर पार्टिकल बोल दूं, ठीक है, तो पर पार्टिकल अज्यूमिंग कि दोनों का वेट इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वली दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EP माइनस एक्स अपॉन 2। ये पर पार्टिकल है, क्योंकि 2 पार्टिकल है इसलिए 2 हो गया, 3 पार्टिकल तो बाई 3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी कन्वर्टेड टू के काइनेटिक एनर्जी, ये इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो EP से एनर्जी दी है इसको, है ना, वो जो एनर्जी दी है उसमें से कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, जो बाकी बचा हुआ वो तो क्या उसको तोड़ने में लग गया होगा कि नहीं, ठीक है। तो कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये कैसे आएगा भाई, अगर परसेंटेज निकालनी होती तो हम क्या होता है, ऊपर क्या डालते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और नीचे क्या डालेंगे, टोटल एनर्जी हमने प्रोवाइड कितनी करी थी इंटू 100। ये कितना आएगा, EP माइनस एक्स अपॉन EP इंटू 100, सिंपल इनफ।
और अगर मान लो मैं कहता हूँ कि कितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में काम आई है ना, कितनी परसेंट एनर्जी, तो तुम क्या करोगे x अपॉन ई पी इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, या फिर जो इसका आंसर आएगा उसको 100 से माइनस कर दोगे। गॉट इट? ठीक है जी, ओके। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ई पी बाई टू टू ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, ये है कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बढ़िया प्यारे से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी दी गई है दैट इज 384 किलो जूल, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसे तोड़ने के लिए, इसे जस्ट तोड़ने के लिए क्या वेवलेंथ ऑफ वेव होगा, मतलब वो फोटोन की वेव क्या होगी, वो फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी जिस फोटोन से ये बॉन्ड जस्ट टूटेगा। जस्ट टूटने का मतलब क्या है, ई पी इज इक्वल टू एक्स। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। ये कितना दिया है, ये एक्स है, हो गया तुम्हारा, किलो जूल पर मोल है, ये तुम्हारा x हो गया, ठीक है। ई पी इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, ई पी इज इक्वल टू एक्स। गॉट इट? ओके। अब ई पी कैसे निकालोगे? ई पी हमें पता है, ई पी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिसको हम लिख सकते हैं 12400। अच्छा, ये जूल्स में निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, या किलो जूल्स में निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अगर मैं इसे 96 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब जो एनर्जी आएगी इन फोटॉन्स की इन किलो जूल पर मोल, वो इतनी आएगी, है ना। इसको तुम इसके इक्वल रख सकते हो, क्योंकि ये तो किलो जूल पर मोल में दिया है ना, किलो जूल, हाँ ये किलो जूल पर मोल में दिया है। तो देयरफॉर 384, भाई ये वाला तो ये इधर आ गया, इक्वल टू ई पी कितना है, इसके इक्वल 12400। अभी लैम्डा एंगस्ट्रॉम हमें नहीं पता कि कितना है, ठीक है, इंटू 96 किलो जूल पर मोल। तो अगर यहाँ पे देखें तो 384 किलो जूल पर मोल ये भी है, तो यहाँ तो ये कट गया। अगर देखो ये कितना आएगा, 96 से डिवाइड करो, ये क्या आएगा 4.12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर तुम इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो क्या जाएगा, या यूँ समझ लो इसको काट लेते हैं यहाँ पे, 3100 आ गया, 3100। तो एंगस्ट्रॉम में, सॉरी एंगस्ट्रॉम कह रहा हूँ, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी 3100 एंगस्ट्रॉम। आर वी क्लियर? ये तुम्हारा लैम्डा आ गया, सिंपल इनफ। हमने क्या कहा, जस्ट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ई पी इज इक्वल टू एक्स है, इतना क्लियर है। या हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है हमको। कैसे? ये वो वेवलेंथ है जिस पे ये जस्ट टूटेगा। अगर मैं इससे ज़्यादा वेवलेंथ कर दूं तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो तुम कह सकते हो कि अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स, नो बॉन्ड डज नॉट ब्रेक, है ना, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा मैक्स, तो बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड डज नॉट ब्रेक एंड बॉन्ड ब्रेक्स। क्लियर होगी बात? सिंपल इनफ, ठीक है जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3100। ये एक्चुअली में अगर देखें तो दिस इज लैम्डा मैक्स। ये हमने पिछले उसमें भी देखा कि जस्ट ब्रेकिंग हो जाए, जस्ट डिसोसिएशन हो जाए बॉन्ड का, जस्ट डिसोसिएशन के लिए एक मैक्सिमम लैम्डा होगा। उससे ज़्यादा अगर लैम्डा हुआ तो टोटल एनर्जी जो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, बिकॉज ई पी विल डिक्रीज। और अगर ई पी डिक्रीज हो गए तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो दिस इज द लैम्डा मैक्स। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं, इसको छोड़ो। मान लो सेम क्वेश्चन में ही मैंने बोला कि लैम्डा जो दिया है मैंने दैट इज 2480 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा जो मैंने दिया है वो 2480 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पूछा ना उसने, क्या पूछा भाई? अच्छा सॉरी, इसने बोला है परसेंटेज ऑफ एनर्जी चेंज्ड टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज हुआ इसका। अब तुम ध्यान से देखो कि हमारी लैम्डा मैक्स कितना आया था, 3100 आया था। ये कितना है, 2480। लैम्डा मैक्सिमम से कम है ना, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी पहले वाले से। और पहले वाले में जस्ट डिसोसिएशन हो रहा था, इस वाले में केस में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इम्पार्ट की जाएगी। क्लियर इनफ? गॉट इट। तो क्या होगा, ई पी माइनस एक्स अपॉन ई पी इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज। हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है। अब इसमें x हमारे सामने दिया हुआ है, ई पी हमें निकालना है। ई पी इक्वल टू कितना आएगा, और ई पी किलो जूल में निकालना है। ई पी किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये तो किलो जूल पर मोल में दिया है ना, इसको ई पी को किलो जूल पर मोल में निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, 12400 अपॉन कितना आएगा, 2480। तो अगर तुम देखो तो कितना आ रहा है, 248 12, तो ठीक है, तो ये 5 टाइम्स आएगा। अब क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें से किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं 96 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ जाएगा, 480 किलो जूल पर मोल। तो इसको इस फॉर्मूले में डाल दो, परसेंटेज इक्वल्स टू 480 माइनस 384 अपॉन 480 इंटू 100। तो अगर तुम ध्यान से देखो,
ये माइनस ये आता है 96 और 96 और ये कितना जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 20%. तो 20% ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फोटोन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles. On the same line we can say that 80% of the energy was utilized to break this bond. ठीक, तो these are some of the uses of these photon and all energies. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, कुछ जेई में भी आए हैं.